दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर की वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। बाकी से पहले एक वीडियो मैं आपको दे चुका हूं जिसमें एक बड़ी खबर को हमने डिस्कस किया है, इम्पैक्ट करेगी स्टॉक मार्केट को मंडे के दिन। साथ में दो स्टॉक्स हैं जिनको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा, तो आप इसको देख लीजिएगा। अभी के समय में दोस्तों एक मेजर शिफ्ट चल रहा है कि इंडियन स्टॉक्स को बेचो और यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो। यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्लोबल जो ब्रोकरेज कंपनीज है वो साउंड करिए कॉशियस इंडियन कंपनीज को लेकर, क्योंकि मैक्रो हेडविंड्स बहुत ज़्यादा है, वैल्यूएशन बहुत ऊपर है, वॉलेटाइल काफ़ी है। तो वॉलेटाइल भी इतने हैं, रिटर्न्स भी नहीं आ रहे, वैल्यूएशन भी बहुत ऊपर है, मैक्रो हेडविंड्स यानी जो प्रॉब्लम्स है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। तो इससे बेटर है कि यूएस मार्केट में इन्वेस्ट कर दो। यहाँ पे आप देख सकते हैं जेपी मॉर्गन ने भी डाउनग्रेड किया इंडिया को, न्यूट्रल किया है और एआई कंपनी इसमें इन्वेस्ट करने की सलाह दी है। इसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे एचएसबीसी का भी नाम देखने को मिलेगा, बर्स्टिन का भी नाम देखने को मिलेगा, जिन्होंने इंडिया को डाउनग्रेड किया है। तो क्वेश्चन दोस्तों ये बन जाता है कि क्या रिटेल इन्वेस्टर्स को रेज करना चाहिए फॉरेन एक्सपोजर, या फिर फॉरेन एक्सपोजर रखना भी चाहिए या फिर नहीं, यूएस मार्केट में इन्वेस्टिंग करनी चाहिए या फिर नहीं, और करनी चाहिए तो कितने परसेंट का एलोकेशन होना चाहिए, सब कुछ अपन यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। कुछ तरीके मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से इन्वेस्टिंग की जा सकती है, किस तरह से नहीं करनी चाहिए। और वीडियो के एंड में आखिरी में एक क्वेश्चन मैंने आपसे किया है, तो उसका भी जवाब आप मुझे दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। यहाँ पे देखिए दोस्तों मेंशन कर रखा है फर्स्ट कि इंडिया डिपेंड करता है 85% इम्पोर्ट्स के ऊपर, जो कि एनर्जी है। अब ये बहुत बड़ी चिंता हो चुकी है, इसकी वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स चल रही है। आप देख सकते हैं पिछले वीडियो के अंदर भी डिटेल में मैंने आपको कैसे समझाया कि इन्फ्लेशन किस तरह से बढ़ सकता है, उसके क्या क्या इम्पैक्ट्स हो गए। कुछ कंपनीज को डेफिनेटली उसका बेनिफिट मिलेगा, मार्जिन आगे चल के स्ट्रांग होगी जब भी इन्फ्लेशन कम होगा, लेकिन एट द एंड पूरे मार्केट को इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। इस वजह से निफ्टी की जो वैल्यूएशन के जो टारगेट्स हैं वो मार्केट ने कम कर दिए हैं, अर्निंग एक्सपेक्टेशंस को भी कट कर दिया है। तो अर्निंग एक्सपेक्टेशंस कट होगी तो स्टॉक्स करेंटली नहीं चलेंगे, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस के दम पे ही स्टॉक चलते हैं, और एक्सपेक्टेशंस अगर ये ब्रोकर कम करते हैं तो फिर स्टॉक्स नहीं चलेंगे। जिन कंपनीज का रिजल्ट अच्छा रहा है डेफिनेटली उन कंपनी के स्टॉक्स चलेंगे, और वो कंपनीज आपको पता ही है, अपन डिस्कस करते रहते हैं। आगे चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेंशन कर रखा है कि जेपी मॉर्गन, एचएसबीसी, नोमोरा, गोल्डमैन, किसी की भी विश लिस्ट में अब इंडियन स्टॉक मार्केट नहीं है। ये काफ़ी बड़ी बात है, क्योंकि पहले फॉरेन इन्वेस्टर्स की विश लिस्ट के अंदर स्टॉक मार्केट इंडिया का सबसे पहले रहता था, क्योंकि इंडिया की जो ग्रोथ है वो बाकी जो टॉप 10 कंट्रीज़ है, वर्ल्ड की जो टॉप कंपनीज़ है, कंट्रीज़ हैं, उनमें सबसे ज़्यादा थी। लेकिन अभी के समय क्या हो चुका है कि इंडियन ग्रोथ काफ़ी कम है। तो एक रीज़न मैं आपको दे चुका हूँ, 85% डिपेंडेंसी इम्पोर्ट के ऊपर, क्रूड ऑयल की। तो ये एक सबसे बड़ा रीज़न यहाँ पे माना जा रहा है। सेकेंड रीज़न दोस्तों ये भी है कि अपनी जो कंपनीज है वो एआई को लेकर इतना कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डाल रही है, तो वो भी एक रीज़न यहाँ पे बन जाता है। साथ में आप देख सकते हैं इंडिकेशन भी मिलना शुरू हो चुका है कि एफपीआईज ने भी यहाँ पे रिकॉर्ड सेलिंग की है। वाईटीडी यानी ये साल के शुरू के दिन से लेकर अभी तक की डेट में 2 लाख करोड़ रुपीस निकाल लिए हैं। काफ़ी ह्यूज सेलिंग की है, थोड़ी बहुत बाइंग आ जाती है कभी कभी, बट वो टिक नहीं पाती है। मेजरली एफआईज सेल करते हुए ही देखने को मिल रहा है, और एफआईज बेचेंगे, मैं आपको बता चुका हूँ, कोई लॉजिक है नहीं एफआईज का यहाँ पे इन्वेस्ट करने का, क्योंकि टैक्स बहुत ज़्यादा है, करेंसी गिर रही है, अर्निंग्स नहीं आएगी, अर्निंग्स आ भी नहीं रही है, एक्सपेक्टेशंस भी काफ़ी कम है। तो क्यों इन्वेस्ट करें, जबकि उनके खुद के डोमेस्टिक मार्केट के अंदर करेंसी इंक्रीज कर रही है, एआई को लेकर ग्रोथ काफ़ी अच्छी है, तो वो क्यों बाहर के मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे। तो जब तक ये प्रॉब्लम ठीक नहीं होती है, जब तक डेफिनेटली यहाँ पे हमको कम रिटर्न्स बनते हुए देखने को मिलेंगे और यूएस मार्केट में ज़्यादा रिटर्न्स बनते हुए देखने को मिलेंगे। ये मैंने आपको काफ़ी पहले से बताना शुरू कर दिया था, जब ये करेक्शन शुरू हुआ था। ये भी मैंने आपको कहा था कि वॉर खत्म होगी तो अब चीज़ें एआई के ऊपर शिफ्ट होगी, और उसका जो मेजर बेनिफिट है वो आपको यूएस स्टॉक्स में मिलेगा। कोई बात नहीं, जितना ज़्यादा आप सीखोगे उतना ज़्यादा आप एग्जीक्यूट करोगे। कभी कभी चीज़ें निकल जाती है हाथ से, लेकिन हर बार मार्केट कुछ ना कुछ मार्केट मौके देता है। अब देखिए दोस्तों, क्या टाइम है ये ग्लोबल एक्सपोजर को बढ़ाने का। रिटेल इन्वेस्टर्स को अब एलिमिनेट कर देना चाहिए होम कंट्री बायस को, यानी सिर्फ मैं इंडिया में ही इन्वेस्ट करूंगा, इसको छोड़ देना चाहिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं डॉलर टर्म में, अगर मैं निफ्टी के साथ में कंपैरिजन करूं, निफ्टी ने पिछले 2 साल के अंदर
नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं डॉलर टर्म्स के अंदर, क्योंकि करेंसी गिरी है, ठीक है। जबकि MSCI इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स ने 31% की रिटर्न्स दिए हैं, 31% के रिटर्न्स। और ये इंडेक्स आई थिंक मैंने आपको पहले बताया था कि ये एक ETF होता है जो बाहर जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं ना, वो इन्वेस्ट करने के लिए यूज करते हैं। जैसे अपन यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 की ETF को यूज करते हैं इन्वेस्ट करने के लिए नैस्डैक के अंदर। उसी तरह से जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो इंडिया में और इंडिया के साथ में चीन में, कोरिया में इन्वेस्ट करना चाहेंगे तो वो इस ETF को यूज करता है। जैसे मैं आपको चलो यहाँ पे बता ही देता हूँ, ये जो ETF है आपके सामने है, ठीक है, NYSE में लिस्ट है, पहले भी मैंने आपके साथ में इसको शेयर किया था। अगर मैं 1 साल के रिटर्न्स आपको दिखाऊं या चार्ट आपको दिखाऊं तो चार्ट आप देख सकते हैं काफी सॉलिड है, काफी कंसिस्टेंट है। ये जो चार्ट है इंडिया की वजह से नहीं है, ये जो चार्ट है सॉलिड वो है साउथ कोरिया की वजह से, ताइवान की वजह से, चाइना की वजह से, क्योंकि वहां पे सेमीकंडक्टर बूम अभी चल रहा है, ठीक है। साथ में S&P 500 ने भी काफी अच्छी कंपाउंडिंग की है निफ्टी के कंपैरिजन में। आगे चलते हैं और थोड़ा सा डिटेल में चीजों को चेक करते हैं। अब देखिए दोस्तों, एक्सपर्ट बिलीव करते हैं कि लॉन्ग टर्म जो स्टोरी है इंडिया की वो इंटैक्ट है, यानी इंडिया के अंदर लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स आएंगे डेफिनेटली, क्योंकि वॉलेटाइल ज़्यादा होगा, लेकिन डेवलपिंग कंट्री है, बाकी कंट्रीज से काफ़ी छोटी कंट्री है, पॉपुलेशन छोटी कंट्री इन द सेंस इकोनॉमिकल वे में मैं आपको कह रहा हूँ, ठीक है। इकोनॉमी हम आई थिंक चौथे पाँचवें नंबर पे है। उसके बाद में पॉपुलेशन के अंदर अपन नंबर 1 पे है, यंग पॉपुलेशन है, इंडिया ग्रो कर रहा है, तो वो बेसिस पे डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स इंडिया में बनेंगे। लेकिन यहाँ पे जो ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन है वो भी इन्वेस्टर का होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि जियोग्राफिक अल्फा अल्फा यानी रिटर्न्स उसको चेस करने के लिए, साथ में करेंसी हेजिंग करने के लिए। अगर आप यूएस के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें करेंसी डॉलर होती है, तो डॉलर की जो वैल्यू बढ़ती है उसका भी बेनिफिट उसमें मिल जाता है। डोमेस्टिक इन्फ्लेशन काफ़ी है, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा था। और साथ में सबसे बड़ी बात यह है, जो मैं हर बार आपको कहता रहता हूँ, AI, इसका जो बेनिफिट है सॉलिड वो आपको यूएस में ही मिलेगा। तो इस वजह से इंडियन इन्वेस्टर्स को यूएस मार्केट को भी एक्सप्लोर करना चाहिए। अब देखो क्वेश्चन ये बनता है कि कितना। एनालिस्ट सजेस्ट करता है 5 से लेकर 15%। अभी काफ़ी सारे यूट्यूबर्स आप ऐसे देख लोगे जो 50% की बात करते हैं, कुछ यूट्यूबर तो 70% यूएस की बात कर रहे हैं, कुछ 100% यूएस की बात कर रहे हैं, ठीक है। वो सब अलग बातें होती है क्योंकि वो चेंज होते रहते हैं टाइम टू टाइम। 5 से लेकर 15% एलोकेशन मेरे हिसाब से काफ़ी कम है। 5-10 से आप कुछ चेंज नहीं ला पाओगे अपने पोर्टफोलियो में। कम से कम मेरे हिसाब से 20% होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 30% होना चाहिए। ये मेरे हिसाब से रेंज है। एकदम से एलोकेशन बढ़ेगा नहीं, जब भी यूएस मार्केट गिरेगा थोड़ा खरीदा, जब भी गिरा थोड़ा खरीदा, इंडिया से बेच के खरीदा, या फिर जो भी पर मंथ अमाउंट आता है उसके बेसिस पे यहाँ पे चीज़ों को चेंज किया जा सकता है, ठीक है। अब देखो तरीके कौन कौन से हैं। म्यूचुअल फंड्स की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली अगर आप वैसे इन्वेस्ट करोगे, कुछ और ब्रोकिंग ऐप्स होती है, जैसे मैं आपको बता दूंगा आगे चल के। काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं कि हम डायरेक्टली एप्पल गूगल खरीदना चाहते हैं तो कौन कौन सी एप्लीकेशन में ले सकते हैं, आगे चल के देखेंगे उसको। बाकी फिलहाल फंड्स की बात करें, क्योंकि ये थोड़े से सेफ है, यहाँ पे आपको स्टॉक सिलेक्शन के ऊपर दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। और यूएस मार्केट में देखो होता क्या है, अगर आपने एप्पल गूगल लिया, ठीक है, लेकिन गलती से आपने ज़्यादा रिटर्न्स चेस करने के लिए कुछ ऐसी कंपनी ले ली जो मेन स्ट्रीम में नहीं है, उसका स्टॉक एक दिन में 50-60% गिरता भी है और 50-60% बढ़ता भी है। तो यूएस मार्केट में ये एक बहुत बड़ी रिस्क है। तो इसी वजह से जो फंड्स होते हैं वो सही होते हैं आई थिंक यूएस मार्केट में, अगर कोई बिगिनर इन्वेस्ट करना चाहता है उसके बेसिस पे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 का FOF है, यानी फंड ऑफ फंड्स है। एक ऐसा म्यूचुअल फंड जो खुद किसी फंड में इन्वेस्ट करता है, ठीक है, ये ऑप्शन अपने पास में। साथ में एक्टिव फंड की बात करें, जिसमें फंड मैनेजर फंड में इन्वेस्ट ना करके खुद स्टॉक पिक करता है। यूएस एडोलिसिस का है, यूएस टेक्नोलॉजी इक्विटी फंड, JP मॉर्गन के फंड में वो इन्वेस्ट करता है। एक्टिव फंड्स में ये आ गया आई थिंक ICICI प्रू यूएस ब्लू चिप इक्विटी फंड, ये एक्टिव फंड है। अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, सबसे पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि ये हम देखते हैं फर्स्ट ICICI प्रूडेंशियल यूएस ब्लू चिप इक्विटी फंड, ठीक है। 16% के CAGR,
कंसिस्टेंसी काफ़ी कमाल की, यहाँ से CAGR आप देखोगे तो ज़्यादा बने हैं, तो रिटर्न्स में कोई कमी नहीं है। ठीक है, अगर मैं इनके पोर्टफोलियो को आपको दिखाऊं तो 2-2% का एलोकेशन है, जो कि बहुत सही है, क्योंकि ये जो कंपनीज है ना, ये गिर भी जाती है 50-50% एक एक 2-2 दिन के अंदर, तो पोर्टफोलियो के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत दोस्तों क्या है? दिक्कत है हमारी गवर्नमेंट, सरकार। सरकार ने रेस्ट्रिक्ट कर दिया है कि इंडियन इन्वेस्टर्स US मार्केट के अंदर ज़्यादा इन्वेस्ट ना करें। ठीक है, बैंक्स को भी डॉलर में इन्वेस्ट ट्रेड करने के लिए जैसे कैप कर दिया है, वैसे इंडियन इन्वेस्टर्स को भी कैप कर दिया है। तो यहाँ पे आप देखोगे ना, तो जिन जिन फंड्स के अंदर रिटेल इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता था या बड़े इन्वेस्टर्स को पता था, उन फंड्स के अंदर जो भी पैसे आ रहे थे उसको रोक दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे नए इन्वेस्टमेंट स्टॉप कर दिए गए हैं। आप ना वन टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं ना SIP कर सकते हैं, जबकि यहाँ पे सब चीज़ें सही है। एग्जिट लोड भी 1 महीने का है, इंडियन फंड्स के अंदर 1-1 साल का होता है। ठीक है, रिटर्न्स भी सही है। अगर मैं एक और फंड की बात बताऊँ आपको, DSP US स्पेसिफिक इक्विटी FOF है। ये चार्ट आप देखो बहुत कंसिस्टेंट है, 18% के CAGR है। ये जो CAGR आई थिंक ये 25% के निकले हैं इसके, तो रिटर्न्स में कोई कमी नहीं है। बट कमी है सरकार में, सरकार ने यहाँ पे भी रोक लगा दी है। ठीक है, नहीं लगा सकते आप इसमें भी पैसे। आगे चलते हैं। मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 के FOF। काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि ETF तो नहीं मिल रहा, सर्किट में चल जाता है, तो क्यों ना फंड के अंदर इन्वेस्ट कर दूं। चार्ट आप देख सकते हैं ETF की तरह है, क्योंकि ये खुद ETF में इन्वेस्ट करता है। 3 साल में 41% के CAGR है। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए रोक लग चुकी है। पूरा इन्वेस्ट करके चलता है, लेकिन वो जो ETF है वही सर्किट में चल जाता है SEBI की रोक की वजह से। चलो वहाँ पे ठीक है, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे रियल जो नैस्डैक है उसके कंपैरिजन में ETF में बहुत बड़ा गैप क्रिएट हो गया था, विच इज़ नॉट गुड। वहाँ पे SEBI को रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए, सर्किट लगाने चाहिए। बट इनका क्या, ये जो एक्टिवली इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक बाय करते हैं, यहाँ पे आई डोंट थिंक कि रेस्ट्रिक्शंस लगने चाहिए। बट ठीक है, सरकार है, क्या ही कर सकते हैं। सो इसको भी आप नहीं खरीद सकते हैं। सो आपको अगर नैस्डैक में, फैंग में इन्वेस्ट करना है, तो फिर आपको डेली बेसिस पे ट्रैक करना पड़ेगा कि सर्किट कब खुला, वो जब मोमेंटम चेस करना है। अगर आपको वैल्यू इन्वेस्टिंग करनी है तो मिलते हैं नीचे, करेक्शन होता है, जैसे यहाँ पे हमने डिस्कशन किया था EI को लेकर, आपको बताया था कि बहुत सही चांसेस होते हैं जब ये नीचे मिल जाते हैं और यहाँ पे कोई इम्पैक्ट है नहीं वॉर का। सो उसके बाद में यहाँ पे काफ़ी अच्छी तेजी मिली है। ठीक है, 76% के रिटर्न्स बन चुके हैं 1 साल के अंदर। फैंग को देखने चले तो इसके अंदर भी रिटर्न्स बने हैं, बट ये भी सर्किट में चला जाता है। तो 2 ऑप्शंस हैं अगर आपको ETFs लेने हैं। उसके अलावा एक और है MSTOP 50। मेरे एसेट का है S&P 500 टॉप 50 का, बट ये भी सर्किट में चल जाता है। ठीक है, चलो इसको और कभी अपन देखेंगे। तो यहाँ पे ना ही हम फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ना ही हम ETF में कर सकते हैं। ETF में कर सकते हैं, बट वो ये अपने को देखना पड़ेगा, सर्किट्स वगैरह सब कुछ। तो एक फंड ऐसा है जो मेरी नज़र में है, मेरे रडार पे है। अब वो फंड अभी तक इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है और वहाँ पे इतने ज़्यादा फंड्स नहीं आ रहे आई थिंक, तो उस फंड के अंदर रेस्ट्रिक्शन नहीं है। वो एक ही फंड है, बहुत सारे फंड्स मैंने एक्सप्लोर किए। तो क्या आप जानना चाहते हैं कि उस फंड का नाम क्या है? अगर जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट के अंदर आप यस लिख देना। कोशिश करूंगा आने वाले कुछ वीडियोस के अंदर वो फंड आपके साथ में डिस्कस करूं जो कि US स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है। ठीक है, सो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो नीचे आप लिख सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और पिछले वीडियोस को भी आप देख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।